हेलो। हाँ बच्चों, अपना पी ब्लॉक में अपनी लास्ट फैमिली चल रही है, नाइट्रोजन फैमिली, है ना बेटा। नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट कर ली थी हम लोगों ने वैसे तो। अब बताओ नाइट्रोजन फैमिली की क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ। नाइट्रोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक हो सकती है, बताओ बच्चों। देखो नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप कौन सा, फिफ्थ ए, तो कहां से कहां होती है। हाईएस्ट हो सकती है बच्चों +5, एंड लोवेस्ट क्या होगी, बताओ। ग्रुप नंबर -8, तो इसकी क्या होगी, देखो बेटा, -3 से +5 होगी बच्चों। अब देखो, अगर अपन बात करें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखो -3, +3 एंड +5, ये ज्यादा कॉमन है, ठीक है ना। कॉमन मतलब जो ज्यादा मिलती हो। अब देखो बेटा सुनो, अब नेक्स्ट बात अगर करें डाउन द ग्रुप, है ना, टेंडेंसी टू रिप्रेजेंट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, बताओ। डाउन द ग्रुप जाने पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने की टेंडेंसी कम होती है बच्चों, ऐसा क्यों, बताओ। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, इस कारण ड्यू टू इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर। आ गया बच्चों, समझ में आ गया। आगे देखिए, फिर देखिए, और ये भी कह सकते हैं डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ प्लस, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ +5 डिक्रीजेस, है ना। +5 की जो है वो कम होती है बच्चों, बताओ रीजन बताओ। इनर पेयर इफेक्ट, है ना, इनर हो गया बच्चों, इनर पेयर इफेक्ट हो गया, है ना, डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ +3 increases due to inert pair effect, ठीक है बच्चों। अब देखो सुनो, ध्यान दीजिए, अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो मैं अगर ऐसा बोलूं, क्या बताओ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, बताओ बच्चों। +3 के मामले में, +3 के मामले में कौन सी होगी, जितना आप नीचे जाएंगे, है ना बेटा, होगी कि नहीं होगी, होगी बच्चों, समझ में आ रहा है। कि किसी प्रकार से देखो, अगर मान लो मुझे +5 की बात करनी हो, है ना, अब बताओ, अब किसकी, अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये होगा बच्चों, ये समझ में आ गया। डाउनवर्ड जाने पर क्या होगा, हायर की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है एंड लोअर की इंक्रीज करती है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, आपको पता होगा कि जो आयोनिक कैरेक्टर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोल सकते हैं, 1/, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, है ना। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी कम होगी, आयनिक कैरेक्टर उतनी ज्यादा होगा ना बच्चा, आयनिक कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे,
सही बात है। अब देखो बेटा, फिर देखो इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर बिस्मथ only one compound Bi+5 is known। देखो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ना एक ही कंपाउंड है ना, ओनली वन कंपाउंड, सॉरी एक मिनट, BiF5 इज नोन। अच्छा बच्चों बताओ, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ रिप्रेजेंट होती है, बताओ। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन या फ्लोरीन। तो अभी देखो बिस्मथ के साथ कौन दिख रहा है, बिस्मथ के साथ आपको कौन दिख रहा है, फ्लोरीन दिख रहा है बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन बात करें है ना इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, ठीक है, ये क्या करती है बच्चों, इनकी क्या होती है, हैव टेंडेंसी हैव टेंडेंसी टू डिस्प्रपोर्शनेट। बोलो सही बात है। अगर कोई बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो सकती है बच्चों, बोलो, है ना। अब मुझे एक बार बताओ बेटा, है ना, रीजन अपन समझते हैं, डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू डिस्प्रपोर्शनेट डिक्रीजेस। बताओ बच्चों, डाउन द ग्रुप जाने पर डिस्प्रपोर्शनेट होने की टेंडेंसी कम होती जाती है, ऐसा क्यों, बताओ। डाउन द ग्रुप टेंडेंसी, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जाती है ना, बोलो बच्चों, है ना। रीजन समझ में आया, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, ठीक है ना। अभी नाइट्रोजन और फास्फोरस की कैसे होगी, अभी अपन इनके कंपाउंड्स लेंगे तो मैं कंपाउंड्स में इसको समझाता हूं आपको, है ना। चलो अब अपन लेते हैं बेटा, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं, देखो बेटा सुनो, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं अपन, उन पॉइंट्स को समझो। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, नंबर 1, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, हमेशा बच्चों sp3 होगी। फॉस्फोरस का कोई भी ऑक्सी एसिड ले लो, हमेशा उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फॉस्फोरस की sp3 आएगी, ठीक है। फिर देखो टाइप ऑफ जो पाई बॉन्ड है वो क्या आएगा, वो आएगा पी पाई डी पाई, है ना। पाई बॉन्ड का जो टाइप है वो कौन सा होगा, वो पी पाई डी पाई होगा, समझ पा रहे मेरी बात। पाई बॉन्ड का जो टाइप होगा वो होगा पी पाई डी पाई, ठीक है। फिर देखो बेटा नेक्स्ट सुनो, क्या होगा, 1 पी डबल बॉन्ड ओ एंड 1 पीओएच बॉन्ड विल बी, है ना। एक मिनट इसको थोड़ा सही करते हैं, एंड एट लीस्ट 1 pH bond will present on each phosphorus atom, है ना। देखो
हर फॉस्फोरस पे बेटा एक पी डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, और क्या होगा, है ना, आपका कम से कम एक पीओएच होगा। देखो मैंने एक लिखा है 1, एक लिखा एटलीस्ट 1, यानी पी डबल बॉन्ड हो तो एक ही होगा, पी डबल बॉन्ड हो तो एक ही होगा, ठीक है ना बेटा। लेकिन जो पीओएच है ना वो क्या होगा बेटा, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट आप बताओ, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी लेस देन या इक्वल टू 3 है तो हम क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो बेटा आपकी ग्रेटर देन 3 है तो क्या लगाएंगे, इक लगाएंगे, लगाएंगे बच्चों, अस एंड इक, ये समझ में आ गया। अच्छा हाइपोमेटापाइरो हाइपोमेटापाइरो समझते हैं आप, है ना, ठीक है बेटा। अब देखो अपन सबसे पहले लेते हैं नंबर 1, देखिए मैंने लिखा बेटा फॉस्फोरस एसिड, है ना, H3PO3। देखो इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। सबसे पहले एक पी डबल बॉन्ड O लिखो, लिखा, मैंने क्या बोला, एक फॉस्फोरस पे सिर्फ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। अब कितनी ऑक्सीजन बच गई बच्चों, बताओ कितनी ऑक्सीजन रह गई, 2 रह गई। बाकी दोनों ऑक्सीजन को आपको क्या करना है ना, OH की फॉर्म में लिख दो, लिख दिया। अब क्या बच रहा है इसमें, बताओ, अब इस कंपाउंड में क्या बच रहा है, अब इस कंपाउंड में क्या बच रहा है, एक हाइड्रोजन बच रहा है, वो हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, लगा दिया बच्चों, ठीक है, एक हाइड्रोजन है वो मैंने लगा दिया। अब देखो बेटा सुनो, यहां से अगर आप है ना H3PO3, देखो दो चीजें बेटा, एक तो X लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, एक Y लिखेंगे, Y लिखेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड, ये दो चीजें, एक तो है ऑक्सीडेशन स्टेट और एक बेसिसिटी है। तो देखो बेटा सबसे पहले बताओ इस एसिड की बेसिसिटी बताओ, बताओ कितनी होगी, दो ही हो सकती है ना, ऑक्सी एसिड में वो ही हाइड्रोजन आपको H प्लस की फॉर्म में मिलेंगे जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्ट हो, है ना। अब देखो इसकी X की वैल्यू देखते हैं, 3 हाइड्रोजन है, 3 × 1 फॉस्फोरस का X, 3 ऑक्सीजन -6, तो X की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई क्या, बोलो बच्चों, X की वैल्यू 3 आ गई क्या, आ गई, आगे देखिए बेटा सुनो, अब देख बेटा सुनो, अगर 3 है बच्चों, 3 है बच्चों तो अस लगेगा, इसलिए अपन ने इसका नाम क्या लिखा था, इसका नाम लिखा था फॉस्फोरस एसिड। इसी का एक ऐसा होता है, देखो बेटा इसको क्या बोलते हैं, फोस्फोनिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, फोस्फोनिक, समझ पा रहे हो आप, फोस्फोनिक, सल्फोनिक, है ना, इसी तरह से इसको क्या बोल रहे हैं अपन, फोस्फोनिक एसिड बोल रहे हैं। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसमें एक ऑक्सीजन निकाल दूं, बताओ अगर मैं इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दूं तो क्या बचेगा, H3PO2 बचेगा बच्चों, बताओ H3PO3 में से एक ऑक्सीजन निकाल दी जाए तो बचेगा बच्चों। अब देखो PO2 है ना, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या बनाना है बच्चों, बताओ सबसे पहले क्या बनाएंगे, बताओ स्ट्रक्चर बनाते टाइम सबसे पहले बोलो P डबल बॉन्ड O, बना दिया। अब देखो कितनी ऑक्सीजन बची, एक ही बची, तो बची हुई ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ दो OH, तो अब पीछे 2 हाइड्रोजन बच रही है, ये कर दिया मैंने, कर दिया बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों, सबसे पहले इसकी बेसिसिटी बताओ, बताओ इसकी बेसिसिटी, दैट इज वाई, वो तो 1 आ गई, क्यों, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है। अच्छा बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा,
नाम बताओ। जब मॉलिक्यूल में से एक ऑक्सीजन निकालते हैं तो क्या लगाते हैं? जब मॉलिक्यूल में से एक ऑक्सीजन निकालते हैं तो क्या लगाते हैं? हाइपो लगाते हैं बच्चों। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, इसका नाम हो गया बेटा हाइपो फॉस्फोरस एसिड, है ना। इसी का एक नाम और होता है बच्चों, है ना, फोस्फिनिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ इनिक है और यहाँ ओनिक है ना बेटा। एक होता है सल्फोनिक, एक होता है सल्फिनिक, है ना। देखो, अगर ओनिक है ना, तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। और इनिक है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ये चीज आपके नीट में पूछी जा चुकी है बच्चों। फोस्फोनिक एंड फोस्फिनिक, ये दोनों नीट में पूछे जा चुके हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, जैसे देखो बेटा, हमारे पास देखो, एक तो बेटा ये एसिड है ना, और एक ही एसिड है। बताओ इसमें से कौन सा सल्फोनिक है और कौन सा सल्फिनिक है? बताओ कौन सा सल्फोनिक है और कौन सा सल्फिनिक है? देखो, पहले वाला तो है सल्फोनिक, है बच्चों, याद करो। और लास्ट वाला क्या है? सल्फिनिक एसिड, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, है ना। ओनिक इनिक, ओनिक इनिक, ठीक है। अब देखो, इस H3PO2 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बच्चों फॉस्फोरस का। कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, 3 हाइड्रोजन है तो 3 × 1, ठीक है बेटा। फॉस्फोरस का X 2 ऑक्सीजन है, -4, X की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई बच्चों। बोलो बेटा, 1 आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये हमने पढ़ लिए 2 एसिड, फॉस्फोरस और हाइपोफॉस्फोरस, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, देखो सुनो नेक्स्ट। मैंने ये लिया बेटा, देखिए, ठीक है। यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया, ठीक है बच्चों। इसको हमने क्या बोल रखा है? इसको हमने क्या बोल रखा है बच्चों? फॉस्फोरस एसिड। अब बताओ, अब क्या बोलेंगे बच्चों? दो मॉलिक्यूल लेके जब अपन एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तो क्या लगाते हैं भैया? चित्रक सिंगल क्या कर रहा है? दो मॉलिक्यूल में से निकाला है बालक, एक से नहीं निकाला है। पायरो लगेगा, चित्रक पायरो लगाओ, इसका एक में काम आता है बेटा। तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पायरो फॉस्फोरस एसिड बोलेंगे बच्चों। अब देखो, इस पायरोफॉस्फोरस एसिड को कैसे, ये समझ पा रहे बेटा? देखो, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, एच एंड ओ एच। हो गया बच्चों, ये क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले पायरोफॉस्फोरस का अगर अपन लिखे फॉर्मूला H4P2, कितने हो गए? बोलो, H4P2O5 हो गया? हो गया बच्चों? हो गया है क्या? अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ, इसमें आप क्या देख रहे हो? इसमें आप एक चीज देख रहे हो क्या, कि हर फॉस्फोरस पर एक पी डबल बॉन्ड ओ है बच्चों। हर फॉस्फोरस पर एक पी डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? बताओ, ऑक्सीजन कितने नंबर में? 5 है। इन जनरली बच्चों, जब भी आपके ओड नंबर में, है ना, एटम आते हैं ना, तो ओड नंबर में जब भी एटम आए
तो एक एटम बीच में आएगा ही आएगा, एक एटम बीच में आता ही आता है ना। जैसे याद है क्या आपको, Cr2O7, Cr2O7 में कितनी ऑक्सीजन है, 7 है ना। 7 कैसा नंबर है बच्चों, 7 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, बीच में एक ऑक्सीजन आती है, बताया था मैंने आपको, याद है क्या। X2O6, X7 एंड X2O8 पढ़ाया था ना बच्चों, ठीक है, हो गया बच्चों। अब देखो इसका y बताओ, इसका y2 आएगा, इसका y2 आएगा क्या, आएगा बच्चों, बोलो, ठीक है। अच्छा x निकालो, 4 हाइड्रोजन है, 4 × 1 2x, 5 ऑक्सीजन -10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आगे क्या बच्चों, अरे समझ में आया, क्लियर है बच्चों, है ना। अब देखो बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, है ना। सबसे पहले बेटा आप एक बात बताओ, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे इसकी, कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान दो बेटा। अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉस्फोरस के साथ क्या जोड़ू, बताओ बच्चों। सबसे पहले फॉस्फोरस के साथ क्या जोड़ू, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब 3 ऑक्सीजन बची हुई है, 3 ऑक्सीजन को ऐसे लगा दो, और 3 हाइड्रोजन बची हुई है, ये लगा दो, लगा दिया बेटा, ठीक है। सबसे पहले इसको देखो, इसकी बेसिसिटी बताओ, इसकी बेसिसिटी 3 होगी, है ना बेटा। अब देखो H3PO4, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 × 1 फॉस्फोरस X, 4 ऑक्सीजन है बेटा, तो X की वैल्यू 5 आ गई क्या, आगे बच्चों, क्लियर है, बोलो। अब देखो बेटा, अब सुनो, अगर मैं एक काम करूं, देखिए इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, और यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दूंगा। तो अब बताओ, अब जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, पायरोफॉस्फोरिक या डाइफॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे बच्चों। देखो कैसे, ऐसे बोलेंगे बेटा, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH, हो गया बेटा। H4P2O7, ये हो गया पायरो फॉस्फोरिक एसिड और डाई फॉस्फोरिक एसिड, हो गया बच्चों, हो गया। अब देखो H4P2O5 की बेसिसिटी एक कैसे होगी, 2 हाइड्रोजन है ना, ये है ना 2 हाइड्रोजन, एक कैसे हुई, 2 OH ग्रुप है ना, हाँ भैया। चलो अब बताओ, इस कंपाउंड की बेसिसिटी बताओ, बोलो बच्चों, 4 होगी, होगी बच्चों, इसकी बेसिसिटी आ गई बच्चों, 4 आ गई। अच्छा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, देखो इसमें आपकी क्या है, देखो 4 हाइड्रोजन है, 4 × 1 2x, 7 ऑक्सीजन है, -14, तो x की वैल्यू 5 आ गई। आगे क्या बेटा, अब मुझे बताओ H4P2O7, 7 कैसा नंबर है, बोलो बच्चों, 7 कैसा नंबर है, ओड नंबर है ना, और जब ओड नंबर होता है तो बीच में एक एटम आता है क्या, चेक करो, देखो बीच में एक एटम आया हुआ है, आया हुआ बच्चों, अरे समझ में आया क्या बच्चों, आ गया, ठीक है।
अब बताओ पायरोफॉस्फोरिक एसिड के एनाइन को क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों, पायरोफॉस्फोरिक एसिड के एनाइन को क्या बोलेंगे? इक को 8 लगाते हैं तो नाम हो जाएगा पायरोफॉस्फेट। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? पायरोफॉस्फेट आ जाएगा। तो मुझे एक बार बताओ बच्चों, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का फॉर्मूला बताओ। बताओ बच्चों, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का फॉर्मूला बताओ। बोलो, वेरी गुड। Mg2 Mg2 P2O7, P4 नहीं, Mg2 P2O7। देखो आप एक बात बताओ, हमारे पास पायरोफॉस्फेट ये बनाना, ये पायरोफॉस्फेट है बच्चों। है पायरोफॉस्फेट आयन। अब इस पायरोफॉस्फेट आयन को अगर आप देखो, है ना, इस पे चार्ज है -4, तो Mg+2 तो क्या बन जाएगा? देखो Mg2P2O7 आ गया। ये बच्चों मैग्नीशियम है ना, पायरोफॉस्फेट है बेटा। एक बात बताओ बच्चों, ये मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट कहीं लास्ट ईयर काम आया था क्या आपके? बोलो बच्चों, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, वेरी गुड। क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ा था, आपकी सेकंड बुक थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां आपने एक टॉपिक पढ़ा था क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फोरस। बेटा ऐसा पढ़ा था, आप याद कीजिए, वहां पे ये काम आया था बेटा। एक फॉर्मूला आया था 62/222 इंटू x अपॉन W इंटू 100। याद है क्या? जेल्डाल मेथड, ड्यूमा मेथड, ऐसे पढ़ाए थे आप लोगों को, केरियस मेथड ऐसे पढ़ाए थे बच्चों, याद कीजिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो, H4P2O7, इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दें बच्चों, मुझे मिल गया H4P2O6 मिल गया बच्चों। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले तो। देखो 4 × 1, 2 फॉस्फोरस 2x, 6 ऑक्सीजन -12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? बताओ, 4 आ गई ना। अब बताओ, ये ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से तो बड़ी है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से तो बड़ी है, तो अस लगेगा या इक लगेगा? बताओ, इक ही लगेगा। अब देखो बेटा, अब एक ऑक्सीजन हटाइए ना, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? देखो इसका नाम पड़ेगा बेटा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड पड़ेगा बच्चों, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। वो पहले वाला था पायरोफॉस्फोरिक, अब क्या है? हाइपोफॉस्फोरिक। अब देखो बेटा, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? 6 हैं। 6 कैसा नंबर है? 6 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। क्या बीच में ऑक्सीजन होगी? क्या बीच में होगी? नहीं होगी। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, कैसे बनाएंगे? बीच में तो ऑक्सीजन है नहीं। अब क्या करूंगा, सबसे पहले दोनों फॉस्फोरस पर एक एक क्या जोड़ू? बताओ बच्चों, एक एक क्या जोड़ू? कौन सी ऑक्सीजन? कैसी ऑक्सीजन? किस बॉन्ड के थ्रू? डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया। जोड़ दिया तो हमने कितनी ऑक्सीजन काम में ले ली? 2 ले ली। कितनी बच गई पीछे? कितनी बच गई? 4 बच गई। 4 को 2 बराबर भागों में बांट दो। बांट दिया बेटा, दोनों को 2 2 दे दी, और फिर ये H, ये H, ये लगा दी, बन गई स्ट्रक्चर। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? बोलो, क्लियर है बच्चों? आ गया समझ में? आ गया है क्या? ठीक है, आगे देखो बेटा, सुनो नेक्स्ट।
नेक्स्ट चलते हैं अपन, देखिए H3PO4 है ना, इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालें, ये मिला HPO3। अब देखो बेटा इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब देखो ये थोड़ा ना इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना। देखो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पहले चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लें। हाइड्रोजन का 1, फॉस्फोरस का X, 3 ऑक्सीजन, तो X की वैल्यू 5 आ गई क्या, आगे बच्चों कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर अपन इसको है ना, देखो मोनोमेरिक फॉर्म में कंसीडर करें, तो मोनोमेरिक फॉर्म में इसकी स्ट्रक्चर ये आएगी, आएगी बेटा, आएगी। अब देखो बेटा सुनो, क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, बताओ बच्चों, क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, क्यों नहीं पॉसिबल, बताओ बच्चों, क्यों नहीं पॉसिबल, कुणाल हर्ष, ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं पॉसिबल है। देखो बेटा इसमें दो चीजें आ गई, एक तो आप ये समझो, देखो इसमें 2p डबल बॉन्ड आ गया है ना, फिर sp2 भी आ गया, ये दोनों इसमें मिलते नहीं है। सेकेंडली एक चीज और समझो बेटा, देखो देखो बेटा अगर आप ध्यान दो ना, ऑक्सी एसिड की बात करें तो देखो ऑक्सी एसिड में फॉस्फोरस एक ही डबल बॉन्ड बना पाता है, सल्फर 2 बना सकता है ना, और क्लोरीन 3 बना सकता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर अपन ऑक्सी एसिड की बात करें, ठीक है, अगर अपन ऑक्सी एसिड्स की बात करें तो फॉस्फोरस एक ही डबल बॉन्ड ओ बना पाता है, सल्फर 2 डबल बॉन्ड बना पाता है, और क्लोरीन 3 बना पाता है। ऐसा क्यों भाई, बोलो बच्चों, ऐसा क्यों, रीजन बताओ। फॉस्फोरस ने एक ही डबल बॉन्ड ओ बनाया और क्लोरीन ने 3 बना दिए, बताओ बच्चों, रीजन बोलो, बोलो। वेरी गुड। देखो बेटा सुनो, होगा क्या कि देखो फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, जैसे से अपन इधर गई साइज क्या होता गया, छोटा होता गया, जितना साइज छोटा होगा है ना, उसकी क्या होगी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी ना, बोलो बच्चों। अब बताओ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी अगर बढ़ी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ी, तो एक चीज और समझो बेटा, पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी फिर क्या होगी, घटेगी। ये पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी किसमें ज्यादा होती है, बताओ बच्चों, पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी किसमें ज्यादा होती है, जो पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है। एक बात बताओ, फॉस्फोरस से ठीक पहले कौन है, बताओ बच्चों, फॉस्फोरस से ठीक पहले कौन है, बोलो। फॉस्फोरस से ठीक पहले सिलिकॉन है बच्चों, है बेटा, फॉस्फोरस से ठीक पहले सिलिकॉन है, ठीक है बेटा। बेटा सिलिकॉन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना पाता ऑक्सीजन के साथ, तो देखो सिलिकॉन का 0, फॉस्फोरस का 1 है ना, सल्फर का 2, क्लोरीन के 3। अब मुझे बताओ, आपको याद है क्या सिलिका की स्ट्रक्चर कैसी होती थी,
बताओ बच्चों, सिलिका की स्ट्रक्चर कैसी होती है SiO2 की? जब वो डबल बॉन्ड नहीं बना पाता है तो फिर वो क्या करेगा? जब वो डबल बॉन्ड नहीं बना पाता है तो डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो फिर वो सिंगल बॉन्ड बनेगा, बनेगा बच्चों। देखो क्या होगा, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये टूट गया बेटा, टूटने के बाद ये देखो इस तरह से क्या होता जाता है, अपनी वैलेंसी को पूरा करता है ना, अरे करता है बच्चों। क्या ये बात समझ पाए? बोलो बच्चों। बोलो, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। अब एक चीज और बताओ मेरे को, है ना, हमने ये जो बोला, चलो ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं आगे चलूं, क्या, कि देखो, ये याद रखो बेटा, सिलिकॉन कोई डबल बॉन्ड नहीं बना पाता, फॉस्फोरस एक, सल्फर दो, क्लोरीन तीन। अब उसका रीजन भी समझते हैं। देखो बेटा, अगर ये है ना आपका sp2 है, तो एक तो होगा देखो 3p पाई 2p पाई होगा, और एक होगा 3d पाई और 2p पाई। ये कैसे डिसाइड किया बच्चों, बताओ, ये कैसे डिसाइड किया मैंने? एक तो मैंने p पाई और एक मैंने d पाई p पाई। देखो बच्चों सुनो, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब दो p तो आप हाइब्रिडाइजेशन में काम में ले चुके हो, तो एक p बचा हुआ है, तो वो एक p बनाएगा क्या, p पाई। और फॉस्फोरस का p कौन सा होता है? 3p होता है ना, फॉस्फोरस का p 3p होता है बच्चों। अब जब तीनों p काम आ गए, तो अब आगे क्या होगा, बोलो बच्चों, आगे क्या होगा, है ना? अब देखो, ये 3p पाई 2p पाई, ये क्या बेटा, ये होता है हाईली अनस्टेबल, ठीक है, और ये क्या होगा, इट विल ब्रेक। एक बात बताओ, अगर बेटा डबल बॉन्ड टूट रहा है तो बताओ उसकी क्या टेंडेंसी होगी, बताओ, डबल बॉन्ड अगर टूट रहा है तो वो कौन सी फॉर्म में जाना पसंद करेगा? वो पॉलीमेरिक फॉर्म में जाना पसंद करेगा। देखो बेटा कैसे, सुनो, इसका पॉलीमेरिक फॉर्म देखो, ये हमने एक ओएस दिखा रखा है, ये देखिए बेटा, इस तरह से ये ऐसे, समझ में आया बच्चों? अरे बेटा समझ में आया क्या? जो एक डबल बॉन्ड टूटा उसने सिंगल बॉन्ड बनाया, ये क्या है देखो बेटा, ये है पोली मेटा फोस्फोरिक एसिड, है बच्चों, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, इसकी देखो एक फॉर्म और होती है, इसकी होती है साइक्लिक फॉर्म, है ना? साइक्लिक फॉर्म में देखो बेटा कैसे, ये फॉर्म होती है, देखो बेटा, ये बताओ कितने फॉस्फोरस हैं, बताओ इसमें कितने फॉस्फोरस हैं? तीन है ना, इसका मतलब देखो बेटा इसमें तीन मॉलिक्यूल है, चेक करो, ये तीन मॉलिक्यूल है, दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं? तो इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम देंगे बेटा साइक्लो
ट्राई मेटा फोस्फोरिक एसिड। आ गया बच्चों। साइक्लो क्यों बोला, बोलो बच्चों, साइक्लो क्यों बोला? रिंग फॉर्म है और 3 मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड बोला। बोल दिया बच्चों, क्लियर है क्या? अब एक चीज बताओ बच्चों, ये ध्यान रखना, ये 12th में इनकी स्ट्रक्चर आती है, 12th में स्ट्रक्चर पूछते हैं कि बताओ मेटाफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है ना? रीजन समझ में आ गया? बोलो बच्चों। देखो ध्यान रखना बेटा, मैंने आपसे क्या बोला, ये पॉइंट काम का है। देखो है ना, इन ऑक्सी एसिड, इन ऑक्सी एसिड क्या लिखेंगे? देखो सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना? मैक्सिमम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 0 1 2 3। समझ में आ गया? आ गया बच्चों? तो मुझे बताओ किसके एसिड में या किसके ऑक्साइड में पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी सबसे कम होगी? बताओ बच्चों। क्लोरीन की होगी। एक याद करो बेटा, लास्ट ईयर एक पी ब्लॉक में एक टॉपिक पढ़ा था आप लोगों ने, याद है क्या? एक टॉपिक पढ़ा था सिलिकेट, पढ़ा था क्या? अरे बच्चों लास्ट ईयर एक टॉपिक पढ़ा था क्या? सिलिकेट, याद करो। खूब सारे सिलिकेट पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को, याद है? समझ में आ गया? सिलिकेट बहुत लंबे चौड़े थे, तो याद करो बेटा, सिलिकॉन कोई भी डबल बॉन्ड ओ नहीं बना पाता, तो फिर वो अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो बेटा क्या हो जाएगी उसकी टेंडेंसी? पॉलीमराइज होने की। ये बात समझ में आ गई? जैसे अगर है ना, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ पॉलीमराइजेशन इन, ये पूछ रहा है बेटा। देखो ClO4 - 1 है ना, फिर PO4 - 3, फिर SO4 - 2, फिर SiO4 - 4। बताओ बच्चों किस में होगी? डी में होगी। याद करो सिलिकेट की यही बेसिक यूनिट थी, सिलिकेट। पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अब एक चीज समझते हैं। देखो ये समझ में आ गया बच्चों? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये वैसे मैंने लास्ट ईयर करवाया था आपको, 11th में केमिकल बॉन्डिंग में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, चेक करना आप। अब देखो बच्चों सुनो, देखिए एक बहुत ही काम का पॉइंट बता रहा हूं। देखो ये है H3PO2 और ये है H3PO3 और ये है H3PO4, है बच्चों? एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं इस H3PO2 को H3PO3 में बदल सकता हूं? बदल सकता हूं ना? 2 की जगह कितनी ऑक्सीजन कर दूं? बताओ। 2 की जगह 3। अच्छा, क्या मैं इसको भी बदल सकता हूं क्या? इसको भी तो बदल ही सकते हैं, बदल सकते हैं। 2 की जगह 4 करनी है। अब देखो एक बात बताओ, हमें जब भी किसी को क्या करना है, ऑक्सीजन देनी है ना, तो हम क्या करते हैं बच्चों? बताओ। ऑक्सीजन अगर देनी है तो हम क्या यूज लेते हैं? बोलो बोलो बोलो। अरे चुन्नू मुन्नू बोलो। अरे वाटर काम में लेते हैं? पानी। बस पानी काम में लेना है साहब, पानी काम में लेना है ना? आप देखो दोनों को इसमें बदल सकते हो, है ना? अपन हायर में बदलते हैं, दोनों को ही सीधा हायर में बदलते हैं ना। तो देखो कैसे, सुनो, H3PO2 को मुझे कन्वर्ट करना है बच्चों H3PO4 में, है ना? तो बताओ मुझे
2 वाटर के मॉलिक्यूल काम में लेने पड़ेंगे क्या? बोलो बच्चों, 2 वाटर के मॉलिक्यूल काम में लेने पड़ेंगे? लेने पड़ेंगे क्या? लेने पड़ेंगे। क्या मिल गया? 4H मिल गए क्या? मिल गए बच्चों, मिल गए। अब देखो बेटा, नेक्स्ट, अगर मैं H3PO3 को इसको कन्वर्ट करूं H3PO4 में, है ना बेटा, तो कितने H मिलेंगे? कितने H मिलेंगे? 2 H मिलेंगे। अच्छा, क्या H3PO4 आगे कोई दे सकता है क्या? H3PO4 वाटर से रिएक्ट करके क्या H दे सकता है क्या? नहीं दे सकता ना, नहीं दे सकता बच्चों, नहीं दे सकता। तो अब एक चीज बताओ, वो इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, देखो, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे अच्छा H3PO2, फिर H3PO3, फिर H3PO4। क्या ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है H3PO2 और सबसे बेकार है H3PO4। समझ में आया? H3PO2 कितने H दे रहा है? देखो बेटा, H3PO2 4H दे रहा है, H3PO3 2 दे रहा है और H3PO4 एक भी नहीं देगा। ये बात समझ में आई बच्चों? ये बात समझ में आई क्या सबको? क्लियर है क्या? पक्का? अरे बोलो क्लियर है क्या? अरे नवाबों, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अब एक बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं अगर ऐसा बोलूं, देखो, H3PO2 2 वाटर के मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, H3PO4 और ये 4H है ना। ये जो 4H है वो ऑफ AgNO3 से रिएक्ट करेंगे, क्या बना दिया? 4 मोल्स ऑफ HNO3 एंड 4 मोल्स ऑफ Ag। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं, है ना, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देता हूं तो क्या मिलेगा? देखो, H3PO2 2H2O 4AgNO3, क्या मिल गया? 4HNO3 4Ag और क्या मिल गया? H3PO4। क्या रिडक्शन हुआ किसी का? बोलो बच्चों, क्या किसी का रिडक्शन हुआ क्या? हुआ है। देखो, जो Ag पहले आपका +1 में था ना, वो किस में चला गया? 0 में चला गया, चला गया ना। अच्छा बताओ, H3PO2 के एक मॉलिक्यूल ने कितने मोल AgNO3 को रिड्यूस किया? बताओ, H3PO2 के एक मोल ने 4 को किया ना। 4 को ही क्यों किया? बताओ, 4 को ही क्यों किया? क्योंकि 4H दे रहे हैं। तो बताओ, H3PO3 का H3PO3 का एक मोल कितने मोल AgNO3 को रिड्यूस करेगा? 2 को करेगा। करेगा बच्चों? देखो कैसे, H3PO3, ठीक है, प्लस वाटर H3PO4 2H, ठीक है, ये जो 2H है, ठीक है, ये रिएक्ट किससे करेंगे? 2 मोल्स ऑफ AgNO3 से, क्या मिला? 2 मोल्स ऑफ HNO3 और 2 मोल्स ऑफ Ag। मिल गया? अगर अपन इनको क्या करें, इस तरह से जोड़ दें, तो जोड़ने पे देखो क्या मिलेगा? H3PO3, है ना, 2 मोल्स ऑफ AgNO3, ठीक है, H3PO4 2HNO3 2Ag। बेटा ये दोनों रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी हुई है, ये दोनों रिएक्शन
एनसीईआरटी में दी हुई है। समझ में आया क्या? अरे ये रिएक्शन समझ में आ गई? बोलो बच्चों। तो देखो बेटा, मैं ऐसा बोल रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखो, कोई भी अस एसिड अगर वो वाटर से रिएक्ट करके एक एसिड में कन्वर्ट होता है ना, तो वो कंफर्म नेसेंट हाइड्रोजन देगा। और अगर वो नेसेंट हाइड्रोजन देगा तो वो किसकी तरह काम करेगा? बताओ बच्चों। कोई भी अस एसिड अगर वाटर से रिएक्ट करके एक एसिड में कन्वर्ट करता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। करेगा क्या? है ना? ये किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करेगा बच्चों। एक बात बताओ, क्या H2SO3 रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है? बताओ बच्चों, क्या H2SO3 कर सकता है? किस में कन्वर्ट होगा? बताओ बच्चों, किस में कन्वर्ट होगा? H2SO4। वेरी गुड। तो इसको बच्चों एक ऑक्सीजन चाहिए। देखो, इसने एक वाटर ले लिया, ठीक है बेटा। अब देखो HNO2, क्या HNO2 कर सकता है क्या? क्या HNO2 कर सकता है क्या? कर सकता है बच्चों, कर सकता है ना? बोलो, कर सकता है बच्चों। देखो, इसमें जाएगा HNO3 के अंदर ये H2O, है ना, 2H। तो ये अस एसिड का फंडा समझ में आया क्या बच्चों? बोलो बेटा, अस एसिड का फंडा समझ में आ गया? देखो, रटो मत, चीजों को समझो। समझोगे इनऑर्निक, जो बच्चा समझेगा वो तो रहेगा सुखी, और जो रटने की कोशिश करेगा, जिसके दिमाग में ये और बाप रे इतनी सारी रिएक्शंस कैसे याद करूं, तो उसकी हालत खराब हो जानी है बेटा, है ना? जो दुखी रहेगा इतनी सारी रिएक्शंस देख के, तो फिर वो दुखी रहना है बेटा, ठीक है? अब देखो बेटा, सुनो। अब क्या है, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि all us acid of phosphorus or oxy acid of phosphorus in which hydrogen is directly attached with phosphorus can act as a reducing agent in the presence of moisture content। तो मॉइस्चर कंटेंट की प्रेजेंस में ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। कर सकते हैं बच्चों। ये लाइन बच्चों IIT जेई में आई हुई है। ये वाली लाइन एनसीईआरटी की है और IIT जेई में आ चुकी है। अब देखो बेटा, सुनो, एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं H3PO4, इसका नाम क्या था बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड है बच्चों। ये क्या है? देखो, ये इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड है। कैसा एसिड है बच्चों? मोस्ट कॉमन। समझ पा रहे हैं आप? मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड। अब देखो बेटा, सुनो, मैंने ना H3PO2 को गर्म किया बच्चों, इसको हीट किया, ठीक है? तो H3PO2, बताओ बच्चों, H3PO2 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है बेटा। +1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है? बीच वाली है या मिनिमम है या मैक्सिमम है? बताओ। मिड वाली है ना? मिड वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगी? बताओ। मिड वाली ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रपोर्शन,
तो देखो अब डिसप्रपोर्शन में हुआ क्या, एक तो ये बना और एक ये बना, है ना। तो देखो ये यहाँ तो गया आपका +5 में और यहाँ गया -3 में, गया बच्चों। अब देखो बैलेंस करने के लिए 4 ऑक्सीजन है, 2 आगे लगा दो, बैलेंस हो गया। तो बच्चों देखो +1 से +5, है ना, ये हो गया ऑक्सीडेशन, हो गया बच्चों। और +1 से -3 ये क्या हो गया, रिडक्शन। समझ में आया बच्चों? अच्छा यही क्यों बना, कुछ बात दिमाग में बैठी, बताओ। हीट करने पर यही क्यों बना? अरे बच्चों बैठा क्या दिमाग में, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है बच्चों। अब देखो मेरे पास H3PO3 है, इसको हीट किया, ये बन गया H3PO4। और अब देखो बेटा ये फॉस्फोरस है +3, ये +5 -3। देखो एक एसिड में 3 ऑक्सीजन और एक में 4, तो क्या करो एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई, है ना, इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, हो गया बैलेंस, हो गया बच्चों। अब देखो 3 से +5 ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन, और 3 से -3 ये हो गया रिडक्शन, हो गया बच्चों। तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन समझ में आई, बोलो बच्चों, इनकी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन समझ में आई क्या, आई बच्चों, कंफर्म सबको? ठीक है, ये बेटा एनसीईआरटी में दी हुई है, आप चेक करना, आपको पक्का मिलेगा एनसीईआरटी में इनकी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन आपको मिलेगी बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, एक देखो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, देखो बेटा H3PO2 PO3 एंड PO4 ये आता है बेटा, इनका ऑर्डर ये आता है, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अलग है, ऑक्सीडेशन नंबर का उल्टा आ रहा है। देखो जनरली आपने लास्ट में पढ़ा था कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन उल्टा आ रहा है बच्चों, समझ रहे हो क्या? देखो कैसे, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो बेटा P डबल बॉन्ड O नेगेटिव H और ये H, हो गया। यहां से देखो कैसे समझाएंगे, P डबल बॉन्ड O ये, और यहां से कैसे समझाएंगे, अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, अगर अपन एक काम करें इसमें, देखो इसको अगर मैं रेजोनेंस करवाता हूं, है ना, तो रेजोनेंस से समझने की कोशिश करो, उससे भी समझ में आ जाएगा। एक बात बताओ, ये नेगेटिव यहां जाएगा तो ये आ सकता है बच्चों, आ सकता है ना, आ सकता है, ऐसा पॉसिबल है बच्चों? अरे ऐसा पॉसिबल है क्या, बोलो। अरे जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, और जो नेगेटिव था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो डबल बॉन्ड में हो गया, हो गया। अब बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं इसमें है ना बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बात करूं, है ना, इनमें पीओ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, एक बात बताओ बच्चों, पीओ बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, सिग्मा तो कहीं नहीं जा रहा ना, सिग्मा तो कहीं नहीं जा रहा, पाई कितों के बीच में जाएगा, बताओ, पाई कितों के बीच में जा रहा है, 2 के बीच में जा रहा है, अरे जा रहा है ना, ये आया बच्चों, आ गया। अब बताओ इसमें, बताओ इसमें पीओ बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो सिग्मा तो कहीं नहीं जाता, नहीं जाता ना बच्चों, पाई कितों के बीच में जा सकता है,
अरे कितनों के बीच में जा सकता है, चेक करो, 3 के बीच जा सकता है, जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि देखो, कभी आपकी जो नेगेटिव वाली ऑक्सीजन है ना, वो डबल बॉन्ड बन सकता है। देखो, ये वाली बन सकती है और ये वाली बन सकती है। कितनी ऑक्सीजन बन सकती है? 3 बन सकती है ना। तो ये पाई बॉन्ड कितनों के बीच में गया? 3 के बीच में गया। गया बच्चों? अच्छा, यहाँ बताओ, यहाँ ये पाई बॉन्ड कितनों के बीच में डिवाइड होगा? अरे बेटा, मैं पी और ओ का बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहा हूं, तो पी और ओ में तो एक ही सिग्मा बॉन्ड हुआ ना, 2 सिग्मा बॉन्ड कैसे हुए? मैं किसी पर्टिकुलर एक पी ओ का निकाल रहा हूं, 2 एटम के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं क्या? अरे मैं किसी एक पीओ का निकाल रहा हूं, रेजोनेंस में पाई बॉन्ड मूव करता है ना। हाँ भैया। अब बताओ, ये पाई बॉन्ड कितनों के बीच में जाएगा? बताओ। 4 के बीच में जाएगा। तो देखो बेटा, यहाँ तो आया 1.5, यहाँ आया 1.3 और यहाँ आया 1.25। क्या आया? क्या बोलो बच्चों? अरे आया क्या? आप बताओ, किसका एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है? बताओ बच्चों, किसका एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है? H3PO2 का है बच्चों, बोलो। तो जिसका एनाइन ज्यादा स्टेबल है वो जल्दी बनेगा। बोलो बच्चों, जिसका एनाइन ज्यादा स्टेबल है वो जल्दी बनेगा ना। बोलो। तो क्या बोलेंगे बच्चों? देखो, एनाइन ऑफ H3PO2 is most stable, and that's why H3PO2 will be strongest acid among above 3 acids। बोलो बच्चों, ये क्लियर हुआ क्या? ये बात समझ में आई बच्चों? सबको क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, हो गया? चलिए बेटा देखो, ये जो ऑक्सी एसिड है ना, पक्का एक क्वेश्चन कंफर्म देता है। ऑक्सी एसिड आपके सिलेबस में देखो, सल्फर के थे, फास्फोरस के हैं और हेलोजन के, सारे हो गए आपके, है ना बेटा। अब देखो, एक काम करते हैं, देखिए मैं लेता हूं ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले मैं लेता हूं नंबर 1 HNO3। बेटा देखो, इसमें नाइट्रोजन जो है +5 में आता है, तो बताओ +5 में अगर आता है तो इक लगेगा या अस लगेगा? बताओ बच्चों, इक लगेगा। लगेगा? क्या बोला जाएगा? नाइट्रिक एसिड बोला जाएगा बच्चों। अच्छा बताओ, नेक्स्ट है मेरे पास HNO2। इसमें नाइट्रोजन आ रहा है +3 में। अब बताओ, इसमें क्या लगेगा? अस लगेगा। तो क्या बनेगा? नाइट्रस एसिड। अच्छा ये तो पता है ना, नाइट्रिक एसिड का एनाइन होगा नाइट्रेट और नाइट्रस एसिड का होगा नाइट्राइट, होगा बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है हाइपोनाइट्रस एसिड, ये हाइपोनाइट्रस कैसे होगा? हाइपो कैसे लगता है बच्चों? हाइपो कब लगाते हैं? जब एक ऑक्सीजन निकाल दो। तो देखो कैसे, समझने की कोशिश करो। देखिए बेटा, ये HNO2 है, इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दी तो ये मिल गया HNO। ये जो HNO है ना, ये
आपको किस फॉर्म में मिलेगा, है ना? इट इज फाउंड इन डाइमेरिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म मिलेगा? डाइमेरिक फॉर्म में, H2N2O2 इस फॉर्म में मिलेगा बच्चों आपको, H2N2O2। समझ में आ गया? तो देखो नाइट्रिक एसिड में तो, है ना, नाइट्रोजन में तो यही काम का है। अब देखो बेटा सुनो, हमने ना जब HNO2 को हीट किया, ठीक है बेटा, जब अपन HNO2 को हीट करें तो हीट करने पर ये इस तरह से जाता है बच्चों। अब बताओ ये कैसे गया वो समझते हैं। देखो सबसे पहले तो ये बताओ, क्या ये डिसोसिएशन हुई कि नहीं हुई? बोलो बच्चों, क्या ये डिस्प्रपोर्शन हुआ? अब सुनना ढंग से। देखो ये NO ही क्यों बना, ये मुद्दे का मामला है बेटा। NO ही क्यों बना? देखो बेटा ये इसलिए बना, ये क्या है बच्चों, ये हाईली स्टेबल है ड्यू टू बॉन्ड ऑर्डर 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा ना बच्चों, बताओ। NO का बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा है ना, बोलो बच्चों। NO का बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा है, तो बेटा ये स्टेबल होगा, होगा बच्चों? आया समझ में? क्लियर है? ठीक है बच्चों, इतना पढ़ना, बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे लेंगे।